विक्रमशिला आईएएस कोचिंग इंस्टीट्यूट, 14 बीघा, ऋषिकेश। राज्य व्यवस्था पढ़ रहे थे हम। कल हमने पढ़ा था 1858 का अधिनियम, पढ़ा था? ठीक है। आज हम पढ़ रहे हैं रानी की घोषणा। बहुत शॉर्ट में पढ़ेंगे, 2-3 चीजें बताऊंगा खाली कि रानी की घोषणा में क्या है। ठीक है, रानी की घोषणा। तो एक तो डेट याद रखनी है आपने, 1 नवंबर 1858। क्या याद रखनी है? रानी की घोषणा जो है 1 नवंबर 1858 इलाहाबाद में पढ़ी गई। और किसने पढ़ी? क्या बताया था मैंने? क्या बताया था? लॉर्ड कैनिंग। ठीक है, इलाहाबाद में पढ़ी गई, लॉर्ड कैनिंग ने पढ़ी, क्योंकि रानी तो वहां थी। तो रानी की घोषणा में है क्या? 1 नवंबर 1858 को ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया ने भारत के संबंध में एक महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा की, जिसे कुछ हद तक भारतीय संविधान का आधार माना जा सकता है। अब एक चीज ध्यान रखना, 1858 का जो वो है एक्ट है, उसको मतलब एक तरह से विधि का दर्जा प्राप्त है। क्या प्राप्त है? ये रानी की घोषणा है, इसको कोई विधिक दर्जा प्राप्त नहीं है, बस रानी ने अपनी तरफ से घोषणा कर दी। क्योंकि 1857 का रिवोल्ट छोटा मोटा तो था नहीं, वो भी शॉक्ड हुए, तो रानी को भी घोषणा करनी पड़ी। क्या करनी पड़ी? तो क्या कहा रानी ने? कुछ, वैसे तो बहुत सारी है, मैं 2-3 चीजें बता रहा हूं कि भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। क्या किया जाएगा? भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। यानी अकल आ गई ने। लेकिन कई बार क्या होता है कि मुंह से कुछ और बोलते हैं और पीठ पीछे क्या होता है, कुछ और होता है। होता क्या है, इसके बाद डिवाइड एंड रूल दिखता हमको। क्या दिखता है? डिवाइड एंड रूल दिखता है। लेकिन घोषणा में बोला रानी ने कि भारतीय प्रजा को साम्राज्य के अन्य भागों में रहने वाली ब्रिटिश प्रजा के समान माना जाएगा। दूसरी बात कही कि भारत के लोगों को लोक सेवाओं में अपनी शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता, शिक्षा, योग्यता और विश्वसनीयता के आधार पर स्वतंत्र एवं निष्पक्ष भर्ती में मूलवंश, लिंग, धर्म तथा निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं किया जाएगा। यानी देखो, पहले से ही नौकरियों का एक तिलिस्म तो है ही है, और भारतीयों को भी था कि सरकारी नौकरी करनी है। सरकार कौन थी? पहले ईस्ट इंडिया कंपनी थी। अब क्योंकि ब्रिटिश क्राउन है तो पहले ही बोल दिया ब्रिटिश क्राउन ने कि भाई लोक सेवाओं में आपको अपनी शिक्षा, अपनी योग्यता, अपनी विश्वसनीयता के आधार पर हम क्या करेंगे? भर्ती करेंगे। और भर्ती करते हुए हम क्या नहीं करेंगे? मूलवंश, लिंग, धर्म और निवास स्थान के आधार पर विभेद नहीं करेंगे। ठीक है, बहुत बड़ी बात थी। तीसरी बात कही, भारत के लोगों के भौतिक तथा नैतिक उन्नति के उपाय लागू किए जाएंगे। एक सब्ज बाग दिखाना बोलते हैं उसको, कि आपके क्या करेंगे? हम भौतिक और नैतिक उन्नति के उपाय क्या करेंगे? लागू करेंगे। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि जो भारतीय राजाओं को भी आश्वासन दिया कि भाई आपका भी वैसा ही सम्मान किया जाएगा जैसे क्राउन अपना क्या करता है? सम्मान करता है। तो इसके बाद हम एक चीज देखते हैं कि जैसे डलहौजी ने किया था ना, अति कर दी थी, यहां भी जीतो वहां भी जीतो, मतलब अवध का नवाब बेचारा वाजिद अली शाह अंतिम नवाब, ठीक है, अगला आदमी पगड़ी रखने के लिए तैयार कि भाई मत छीनो। डलहौजी कह रहा नहीं जी, हम कुशासन के आरोप पर क्या कर रहे हैं? आपका साम्राज्य क्या कर रहे हैं? तो अवध, पता है ना, अवध का अंतिम नवाब वाजिद अली शाह अख्तर पिया, जिसकी वाइफ कौन? बेगम हजरत महल, जिसने 1857 के रिवोल्ट में भाग लिया, बर्जीस कादिर जिसका बेटा है ना। तो उसकी तो डेथ हो गई थी, सदमा नहीं सह पाया मेरे ख्याल से, बट कुशासन का आरोप लगाकर अवध को क्या कर दिया? कब्जा दिया। ऐसे कई जगह उसने क्षेत्र कब्जा है किसने। अब इसके बाद हम देखते हैं कि कब्जे नहीं होते हैं, मतलब प्रिंसली जो स्टेट्स हैं उन पर जल्दी से क्या नहीं करते हैं, ये समझ में है? साम्राज्य विस्तार की जो योजना है वो उस तरह से नहीं करते हैं, जैसे कि अलग अलग तरीके ढूंढ रहे थे ना। कोई डॉक्ट्राइन ऑफ लिप्स ला रहा था, कोई सब्सिडरी अलायंस लेके आ रहा था। पहले पढ़ा होगा आपने विलेज अली का, क्या सहायक संधि पढ़ी थी। एक बार क्वेश्चन बना, फिर बीच में मैं बता देता हूँ, एक बार क्वेश्चन बना कि सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने वाला व्यक्ति कौन था। 90% लोगों ने लिखा विलेज अली, क्योंकि जैसे हम विलेज अली बोलते हैं, विलेज अली की सहायक संधि क्या बोलते हैं, बट सहायक संधि को इंट्रोड्यूस करने वाला विलेज अली नहीं था, ड्यूप्ले था। कौन था? फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले था। और फ्रांसीसी गवर्नर ड्यूप्ले ने क्या किया था?
सब्सिडरी अलायंस लेके आया था, लेकिन उसको वो ढंग से इंप्लीमेंट नहीं कर पाया। बाद में वेलेजली ने उसमें क्या किया, संशोधन के साथ उसको इंप्लीमेंट किया इस देश में। इतना समझ में आ गया। तो भाई अब महारानी की घोषणा है, इसको कोई विधिक महत्व तो नहीं प्राप्त है, लेकिन जो हमारे देश में कुछ लोग होते हैं ना, शिक्षित वर्ग, जिन्हें क्या कहा जाता है, शिक्षित वर्ग, उन्होंने इसे क्या कहा, अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा। क्या कहा भाई, जो शिक्षित वर्ग होगा वही तो नौकरियों की तरफ क्या करेगा, झांकेगा। उसने कहा ये हमारे अधिकारों का क्या है, मैग्ना कार्टा। ठीक है जी, क्वेश्चन बन गया। मैग्ना कार्टा शिक्षित वर्ग ने किसे कहा, आंसर 1 नवंबर 1858 की घोषणा को कहा। ऐसे ही एक और क्वेश्चन बनता है, 1854 में वुड डिस्पैच आता है। जब आप शिक्षा पढ़ रहे होंगे तो वहां पर एक वुड डिस्पैच, वुड्स का डिस्पैच, ठीक है, बल्कि वुड के डिस्पैच के बाद आप पढ़ते हैं हंटर कमीशन। शिक्षा का क्या, हंटर कमीशन। तो मैं 2 क्वेश्चन बताता हूं कैसे घुमाया उन्होंने। एक बोला कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो वुड डिस्पैच को कहा जाता है। 1854 में लॉर्ड डलहौजी के समय में वुड डिस्पैच आया, उसमें यह कहा गया था अंग्रेजी शिक्षा को महत्व दिया गया था दरअसल, ठीक है, और वर्नाकुलर जो शिक्षा है उसको थोड़ा कम महत्व दिया गया था। तो उसको बोलते हैं भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, आंसर वुड डिस्पैच को कहा जाता है। अब शिक्षा पर जब हम पढ़ते हैं ना, तो सबसे पहले वुड डिस्पैच को पढ़ते हैं। उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि पहला कमीशन कौन था, तो वुड डिस्पैच के जस्ट बाद क्या होता है, हंटर कमीशन आता है। शिक्षा का क्या आता है, लॉर्ड रिपन का कार्यकाल होता है, हंटर कमीशन आता है, वो अपने रिकमेंडेशन देता है। तो अगर आपसे पूछ लिया कभी कि भारत में पहला शिक्षा आयोग कौन सा था, तो आपने बोलना हंटर कमीशन। क्या बोलना है, हंटर कमीशन। और किसके समय, लॉर्ड रिपन के समय में। ये ध्यान आ गया। अब बार बार हम मैग्ना कार्टा बोल रहे हैं। ये मैग्ना कार्टा होता क्या है, हाँ जी, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। दरअसल क्या है कि इंग्लैंड में और भारत की तुलना करते हैं हम। आपने तराई के 2 युद्ध पढ़े होंगे, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन, सेकंड बैटल ऑफ तराइन। क्या पढ़ा था, फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन आपने पढ़ा था 1191, सेकंड बैटल ऑफ तराइन पढ़ा आपने 1192। किस किस के बीच में, मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान। पहली बार में पृथ्वीराज थर्ड राय पिथौरा किसको हरा देता है, गौरी को हरा देता है। दूसरी बैटल में पृथ्वीराज थर्ड हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान हार जाता है और मोहम्मद गौरी जीत जाता है। अधिक जानकारी के लिए पृथ्वीराज रासो पढ़ें चंद्र बरदाई की। हालांकि उसको इतिहास बहुत ज़्यादा नहीं मानता है, लेकिन उसके जो उद्धरण है उसको उठाकर क्या जो राष्ट्रवादी इतिहासकार हैं वो लिखते हैं, जो वामपंथी हैं वो बताते हैं कि पृथ्वीराज चौहान बैटलफील्ड में ही क्या हो गए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। चलो, अब क्या हुआ कि थर्ड बैटल ऑफ तराइन भी होता है 1215 में। भारत में थर्ड बैटल ऑफ तराइन लड़ा जा रहा है, किसके बीच में, इल्तुतमिश और नसरुद्दीन कुबाचा के बीच में। किसके बीच में, और इंग्लैंड में वहां की जनता क्या कर रही है कि अपने राजा को कह रही है कि हमें अधिकार चाहिए। क्या चाहिए, अधिकार चाहिए। एक कागज पर लिख कर देती है कि हमें ये अधिकार चाहिए, और अपने राजा को बाध्य करती है साइन करो। क्या करती है, उसी को बोला जाता है मैग्ना कार्टा। क्या बोला जाता है, यानी 1215 में हमारे यहाँ इल्तुतमिश और कुबाचा लड़ रहे हैं, और इंग्लैंड की जनता इतनी सजग है अपने मूल अधिकारों के प्रति कि वो अपने मूल अधिकार मांग रही है। कहाँ पर, 1215 में। उसी को बोला जाता है क्या, मैग्ना कार्टा, जो कि 1215 में साइन हुए। ठीक है, जो आपने बोला कि फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हो, आपकी मूल अधिकारों के लिए जो पहला कागज है वो मैग्ना कार्टा है। अब जहां जहां पर भी अधिकार मिलेंगे वहां वहां पर उपमा अलंकार का यूज करेंगे हम, कि जैसे भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा कौन, तो हम बोलेंगे वुड डिस्पैच। हम बोलेंगे कि शिक्षित वर्ग ने किसे अपने अधिकारों का मैग्ना कार्टा कहा, तो हम बोलेंगे कि रानी की घोषणा 1 नवंबर 1858। इतना क्लियर हो गया, ठीक है जी। तो रानी की घोषणा में मैं ज्यादा नहीं बताता हूँ, ठीक है। उसके बाद आता भारत परिषद अधिनियम 1861। क्या आता है, 1861। अभी तो 58 में आया था, 3 साल बाद फिर आ गया। ऐसी क्या जरूरत पड़ी, इसका मतलब हिला तो दिया था पूरे साम्राज्य, ब्रिटिश साम्राज्य को। क्या, जो 1857 का रिवोल्ट हो, भले ही उसके बारे में आरसी मजूमदार ये लिखते हो कि न तो पहला, न स्वतंत्रता संग्राम, न राष्ट्रीय, है ना, ऐसा लिखते हो, लेकिन ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा परिवर्तन आए थे।
कि 3 साल बाद भी एक एक्ट आ गया फिर 1861 का, ठीक है। ऐसे थोड़े का डिज़राइली ने ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बना हो आगे चलकर, ऐसे थोड़े का उसने कि राष्ट्रीय विद्रोह था, और ऐसे थोड़े का आपके क्या नाम है उनका, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, किताबें भी बताई थी मैंने आपको। हाँ, अरे नहीं भाई, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किस भारतीय ने कहा, किस राष्ट्रवादी, किस स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ने कहा, जिन्हें अंडमान निकोबार में कैद किया गया, विनायक दामोदर सावरकर। ऐसे ही थोड़े कहा उन्होंने, देखे हैं परिवर्तन दिखते हैं इतिहास में। 1861 का एक्ट आ गया। अब 1861 का एक्ट क्यों आया, सबसे पहले ये पढ़ लेते हैं भाई। 1861 के अधिनियम द्वारा भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किया गया। संवैधानिक विकास का सूत्रपात किस अधिनियम के द्वारा किया गया भारत में? आंसर 1861 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा। इस कानून द्वारा अंग्रेजों ने एक ऐसी नीति प्रारंभ की जिसे पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन क्या कहा जाता है, और बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म, इसको हिंदी में बता देता हूं। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन बोलते हैं सहयोग की नीति, क्या बोलते हैं, सहयोग की नीति, और बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म बोलते हैं उदार निरंकुशता। बने तो निरंकुश लेकिन कैसे, उदार, कैसे, उदार, ठीक है। तो आपने इस एक्ट में 2 लाइन तो यहीं पर याद रखनी कि भारत में संवैधानिक विकास का सूत्रपात किस अधिनियम द्वारा किया गया। आंसर भारत परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा किया गया। दूसरा आपने बोलना किस अधिनियम में हमें सहयोग की नीति और उदार निरंकुशता के दर्शन होते हैं, या किस अधिनियम में हमें पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन और बेनेवोलेंट डिस्पोटिज्म के दर्शन होते हैं। आपने बोलना 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसके माध्यम से, इसी अधिनियम के माध्यम से, किस अधिनियम के माध्यम से, भारत परिषद अधिनियम 1861 के माध्यम से सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। तीसरा क्वेश्चन बनेगा, किस अधिनियम द्वारा सर्वप्रथम भारतीयों को शासन में भागीदार बनाने का प्रयत्न किया गया। आंसर भारत परिषद अधिनियम 1861। 3-4 क्वेश्चन बन गए यहां से, ठीक है। इनको ऐसे ही याद करना है आपने, ठीक है जी। अब क्या व्यवस्थाएं की गई भाई, गवर्नर जनरल को विधायी कार्य हेतु नए प्रांतों के निर्माण का तथा नवनिर्मित प्रांतों में गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर को नियुक्त करने का अधिकार दिया गया। आज भी तो करते हैं हमारी स्टेट में, जो गवर्नर होते हैं कौन नियुक्त करते हैं, राष्ट्रपति करते हैं। ये पैटर्न कहां से आया भाई? पहले तो अगर हम पहले का बोले तो पहले राजा होते थे, राजा अपने राजकुमारों को ज्यादा से ज्यादा क्या, छत्रप नियुक्त कर देते थे। छत्रप मतलब गवर्नर, यानी क्या, राज्यपाल करते थे ना। जैसे मौर्य में भी पढ़ते हैं हम कि अशोक कहाँ का राज्यपाल था और उसका बड़ा भाई सुसीम कहाँ का राज्यपाल था। अरे भाई बिंदुसार का शासन पढ़ते हैं हम, तो ऐसा नहीं है। तो ये अपने बच्चों को करते थे क्या, गवर्नर जो नियुक्त करते थे वो किसको करते थे, सबसे जो विश्वास किया जा सकता है, किस पर किया जा सकता है, अपने बच्चों पर किया जा सकता है। तो बिंदुसार ने भी क्या किया, अशोक को कहीं का गवर्नर बनाया, सुसीम को कहीं का गवर्नर बनाया। सुसीम बड़ा भाई था। लेकिन यहां पर अब हम देख रहे हैं कि राष्ट्रपति प्रत्येक राज्य में गवर्नर की क्या कर रहा है, नियुक्ति कर रहा है। ये कहां से सीखा, ये कहीं ना कहीं इस एक्ट में दिख रहे हैं दर्शन इसके। क्या दिख रहा है कि गवर्नर जनरल, यानी जो गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जब मैं गवर्नर जनरल बोलूंगा तो उसका मतलब गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय। लेकिन जो प्रांतों में होंगे वो गवर्नर होंगे, खाली क्या होंगे, तो गवर्नर जनरल एंड वॉइस रॉय को कहा गया कि आप नए प्रांतों को गठित कर सकते हैं और नए प्रांतों में आप गवर्नरों की नियुक्ति कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, नियुक्ति कर सकते हैं, ठीक है जी। उसे मतलब किसे, गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय को किसी प्रांत, किसी प्रेसिडेंसी या किसी अन्य क्षेत्र को विभाजित करने अथवा उसकी सीमा में परिवर्तन करने का अधिकार प्रदान किया गया। तो अब देखो, अभी तो यहाँ पे हम ये पढ़ रहे हैं क्या कि गवर्नर जनरल एंड वाइस रॉय को किसी भी प्रांत, किसी भी प्रेसिडेंसी या किसी भी क्षेत्र को विभाजित करने, उसके सीमा में परिवर्तन करने आदि आदि का अधिकार प्राप्त है। लेकिन जब हम भारतीय संविधान उठा के देखते हैं तो उसमें हम जब आर्टिकल 3 पढ़ते हैं तो किसी भी नए राज्य का निर्माण, वर्तमान राज्य की सीमा, नाम,
में परिवर्तन, ऑल्टरेशन ऑफ बाउंड्रीज वगैरह वगैरह जो भी पढ़ते हैं वो सारे अधिकार इस समय संसद के पास है। किसके पास है? यानी जो उत्तराखंड राज्य बना उत्तर प्रदेश से अलग, या छत्तीसगढ़ बना जो मध्य प्रदेश से अलग, या झारखंड बना झारखंड बना कहाँ से? बिहार से अलग, या फिर तेलंगाना बना जो आंध्र प्रदेश से अलग, या फिर जो आपकी यूनियन टेरिटरीज बनी जम्मू कश्मीर अलग और लद्दाख अलग, कौन किसने बनाई? आंसर आर्टिकल 3 का प्रयोग करके। किसने? संसद ने। किसने बनाई? संसद ने बनाई। पर यहां पर जो अधिकार है वो गवर्नर जनरल एंड वाइसरॉय को है। किस एक्ट से? भारत परिषद अधिनियम 1861 के एक्ट से। इतना क्लियर हो गया? ठीक है जी। अगला पॉइंट, अगला बोलता है कि अधिनियम द्वारा केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। फिर फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा। 1773 में 4 थे, वॉरेन हेस्टिंग था, उसके साथ फिलिप फ्रांसिस क्लेवरिंग, मानसन बारवेल थे। फिर पिट्स इंडिया एक्ट में घटाकर 3 कर दी गई। फिर एक चौथा सदस्य 1833 के एक्ट में पढ़ते हैं हम, 1833 के एक्ट में पढ़ते हैं कि एक विधिक सलाहकार, विधिक सलाह के लिए हम क्या करते हैं? चौथे सदस्य की नियुक्ति करते हैं। 53 में जाके हम उसको परमानेंट कर देते हैं। अब फिर आ गया एक 5वां सदस्य जिसका विधि वेता होना अनिवार्य था। क्या था? यानी केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई। 5वें सदस्य का विधि वेता यानी लॉ जानने वाला होना आवश्यक था। इतना क्लियर हो गया? अगला पॉइंट है, केंद्र सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा, सार्वजनिक ऋण समझते हो, वित्त समझते हो, मुद्रा, डाक एवं तार, डाक एवं तार। देखो तार घर तो बंद हो गए पर पहले चलते थे तार घर, अभी कुछ समय पहले ही बंद हुए हैं। जितने भी तार घर हैं देश में उनकी जरूरत नहीं रही। अब इस जमाने में क्या जरूरत पड़ेगी? मोबाइल है, तुरंत मैसेज करो, है ना? तो लेकिन उस जमाने में डाक और तार बड़ा महत्व था इसका। डाकघर हैं आज भी हमारे, ठीक है। धर्म और स्वत्वाधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकार से अधिक अधिकार प्रदान किए गए, और ऐसा करना भी पड़ता है कि केंद्रीय सरकार को ज्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट देने पड़ते हैं और राज्य सरकारों को थोड़ा क्षेत्रीय महत्व के सब्जेक्ट देने पड़ते हैं। अगर हम स्टेट्स को, यानी जैसे हम लिस्ट पढ़ते हैं ना, 7वीं अनुसूची पढ़ते हो आप, वहां पे संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची है। संघ सूची में बड़े महत्वपूर्ण सब्जेक्ट होते हैं भाई। जितनी भी सेनाएं हैं हमारी, एयरफोर्स, नेवी, आर्मी, किसमें है? संघ सूची में। अगर राज्य सूची में रख देते तो गड़बड़ नहीं हो जाता? हर एक राज्य में एक रक्षा मंत्री होता, वो अपनी अपनी, गड़बड़ हो जाता सारा। तो मैंने कहा जो महत्वपूर्ण चीज, जैसे देश का बजट है, देश का बजट जो है वो किसके पास है? केंद्र के पास है। राज्यों का बजट राज्यों के पास है। तो लेकिन अभी यहां पर हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार को सार्वजनिक ऋण, वित्त, मुद्रा आज भी किसके पास है? केंद्रीय विषय है, ठीक है। डाक एवं तार, धर्म और सत्वाधिकार के संबंध में प्रांतीय सरकारों से अधिक अधिकार प्रदान किए गए। क्लियर हो गया? अगला पॉइंट, भारत परिषद को विधायी संस्था बनाया गया तथा उसे भारत में रहने वाले ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा, भारत सरकार के कर्मचारियों, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों व वस्तुओं के संबंध में कानून बनाने का अधिकार प्रदान किया गया। क्या किया गया? 1858 के एक्ट में आपने पढ़ा था कि 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स खत्म कर दिए गए, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म कर दिया गया, उसके स्थान पर भारत सचिव की नियुक्ति की गई जिसको सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया बोलते थे। उसकी सहायता के लिए 15 सदस्य, क्वेश्चन पूछता है कितने सदस्य? 15 सदस्य एक परिषद बनाई गई जिसको भारत परिषद कहा गया या इंडिया काउंसिल कहा गया। 58 में बना दिया। 3 साल बाद कहा भाई भारत परिषद अब आपको विधायी संस्था बनाया जा रहा है, और विधायी संस्था का पहला काम क्या होता है? लॉ मेकिंग। जैसे हमारी जो विधायी संस्था है वो संसद है, क्या है? जैसे हमारी विधायी संस्था राज्य में क्या है? विधानसभा, विधानमंडल, ये है। समझ में आया? संसद का पहला काम या विधानमंडल का पहला काम क्या है? विधि निर्माण करना। क्या करना? विधि निर्माण करना। तो ऐसे ही भारत परिषद को बोल दिया कि अब आप विधायी संस्था हो, अब आपने क्या करना है? कानून बनाने हैं। क्या करने हैं? कानून बनाने हैं। तो क्वेश्चन पूछा भारत परिषद ने, भाई किस किस के लिए कानून बनाने हैं? तो
आप 1 2 3 4 करके याद कीजिए। नंबर 1, भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा के लिए। किसके लिए? भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा के लिए कानून बनाना है आपने। दूसरा, ऐसे इंटरेस्ट लेके याद करो ना, तब याद होता है। अब रट रहे हैं, घोट रहे हैं, रटंत विद्या घुटंत पानी, ऐसी विद्या कभी ना आनी। क्या है ना? हाँ, रटंत विद्या घुटंत पानी ऐसी विद्या। उसको समझो कि भारत परिषद ने पूछा होगा कि ठीक है हम कानून बनाएंगे, पर किसके लिए बनाना है कानून? तो पहला चीज बोली गई कि भारत में रहने वाले सभी ब्रिटिश तथा भारतीय प्रजा के लिए। दूसरा बोला गया कि भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए। अब भारत सरकार कौन है भाई? ब्रिटिश क्राउन के अधीन के जितने कर्मचारी हैं वो सब भारत सरकार के कर्मचारी माने जा रहे हैं। भारत में सरकार है ना ब्रिटिश क्राउन की, तो वो सरकारी कर्मचारी भारत सरकार के कर्मचारियों के लिए। तीसरा, भारतीय रियासतों तथा सम्राट के राज्य क्षेत्रों के अधीन रहने वाले व्यक्तियों, यानी जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, यानी जितनी भी भारतीय रियासतें हैं, प्रिंसली स्टेट्स बोला जाता था उन्हें, ठीक है। सम्राट के राज्य क्षेत्र में रहने वाली सारी प्रजा के बारे में आपने क्या करना है? कानून बनाना है। क्या करना है? अधीन रहने वाले व्यक्तियों, सभी स्थानों एवं वस्तुओं के संबंध में कानून बनाना है। किसने? भारत परिषद ने, क्योंकि उसको बना दिया गया विधायी संस्था। टेढ़ा मेढ़ा घुमा फिरा के क्या करो, और फिर एक बड़ी समृद्ध भाषा में क्या करो, उसको मेंस के लिए तैयार करके रख दो, लिख के रख दो कि भाई ऐसा लिखूंगा मैं, ठीक है। जैसे शादी के कार्ड में लिखा होता है, कई बार एग्जाम्पल देता हूं मैं आपको, ऐसा भी तो लिख सकते हैं कि 8 बजे खाना खाने आ जाना, वही करने तो जाते हैं, बट लिखा होता है कि परम पिता की अनुकंपा से इनके सुपौत्र, इनकी सुपौत्री, इनकी पुत्र, इनकी पुत्री के क्या विवाह में ऐसा ऐसा। बच्चों की भी लिखा होता है, मेरे चाचा की शादी में जरूर आना, है ना। फिर नीचे बड़े ध्यान से रखा जाता है कि भाई कौन कौन है दर्शनाभिलाषी, है ना। फिर उसमें भी लड़ाई होती है कि मेरा नाम नहीं आया, मेरा नाम नहीं आया, बड़ी टेंशन है। ऐसे ही मेंस है आपका, लिखने को तो हम आराम से लिख दें, गांव की भाषा में लिख दें, लेकिन नंबर नहीं मिलेंगे। एक समृद्ध भाषा का प्रयोग करना पड़ता है, उसमें आपने मेंस लिखना है, ठीक है। आगे, गवर्नर जनरल को अपनी परिषद, यानी गवर्नर जनरल इन काउंसिल जिसको बोलते हैं, गवर्नर जनरल वाइस रॉय, उसको अपनी परिषद में 6 से लेकर 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया। धीरे धीरे यही तो आगे चलकर क्या बन रही है, संसद बन रही है। 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार दिया गया और सभी के सभी मनोनीत होते थे। ये गड़बड़ था, सभी के सभी क्या मनोनीत होता था। ये तो वैसे ही हो गया कि मैं क्रिकेट का बल्ला मेरा है तो कैप्टन मैं बनूंगा, पहले भी मैं बैटिंग भी मैं ही करूंगा, और एक बार आउट हो गया तो क्योंकि बैट मेरा है इसलिए एक बार मुझे आउट ना माना जाए। समझ रहे हो, कुछ अंग्रेज ऐसा कर रहे हैं यहाँ पर कि गवर्नर जनरल को अपनी परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि करने का अधिकार तो दे दिया गया, लेकिन सभी के सभी क्या थे? मनोनीत, नॉमिनेटेड थे। क्या थे? मनोनीत थे। ये सदस्य उसे कानूनी निर्माण में सहयोग करने के लिए थे। इनमें से कम आधे सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था और इनका कार्यकाल 2 वर्ष का था। अब 2 चीजें और याद करनी है आपने, गैर सरकारी आधे सदस्य, कम से कम आधे सदस्य गैर सरकारी, कार्यकाल कितना? 2 साल। कार्यकाल कितना? 2 साल का। इन सदस्यों को कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखने का कोई अधिकार न था। गवर्नर जनरल को इनकी राय को ठुकराने का भी पूर्ण अधिकार था। एक तरह से सलाहकार थे ये, खाली क्या थे? ये सलाह देते थे। गवर्नर की मर्जी होती थी कि वो उसको माने, गवर्नर जनरल की मर्जी होती थी उसको माने या ना माने। इतना समझ में आ गया? ठीक, आगे। इस अधिनियम में वाइसरॉय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग। अब यहां से क्वेश्चन आता है, भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत किसने की थी? आंसर लॉर्ड कैनिंग ने की थी। किसने की थी? विभागीय प्रणाली समझते हैं कि नहीं समझते हैं? पोर्टफोलियो समझते हैं? पोर्टफोलियो सिस्टम। अरे भाई, आज आप देखते नहीं हो कि अलग अलग मंत्रालय हैं, अलग अलग विभाग हैं। भाई, रक्षा मंत्रालय है, उसके नीचे रक्षा विभाग है, विदेश मंत्रालय है, विदेश विभाग है, शिक्षा मंत्रालय है, शिक्षा विभाग है, गृह मंत्रालय है, गृह विभाग है। हौच पौच नहीं होना चाहिए ना, सबको अलग अलग बांट दो भाई, काम अलग बांट दो कि आप रक्षा मंत्री हैं, आपके अंदर ये मंत्रालय है, आपके अधीन ये विभाग है। ऐसे ऐसे क्या आप अपने कर्मचारियों की नियुक्ति के नियम ऐसे करके बनाएंगे, है ना।
और ये विदेश मंत्रालय है, यहाँ पर ऐसा होगा, आप विदेश मंत्री हैं, आप क्या। तो एक तरह से मैं उस तरह से नहीं बोल रहा हूँ कि उस तरह का था उस समय, बट जो विभागीय प्रणाली, जो पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू करने का श्रेय जाता है वो किसको जाता है, लॉर्ड कैनिंग को जाता है। और वो किस एक्ट से उसने ऐसा किया, 1861 के एक्ट से किया। और ये आईएएस में 2002 में पूछा जा चुका है, आज से 21 साल पहले। तो पुराने आईएएस लोगों को भी हल्के में मत लेना, उन्होंने भी बहुत पढ़ा, सीमित संसाधनों के साथ पढ़ा। आप दिव्यास्त्रों के साथ हो, आपके पास मोबाइल है, हर एक इंफॉर्मेशन तुरंत निकल रही है आपके मोबाइल पर। उस समय नहीं था ऐसा, किताब पलटनी पड़ती थी। आज कोई प्रश्न दिमाग में आया तो कई बार उसका उत्तर 1 महीने बाद जब किताब पलट रहे होते थे तो उसके अंदर मिलता था। अच्छा ये था, समझ में आया, ठीक है। तो इस अधिनियम में वाइसरॉय की परिषद में अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की अनुमति दी गई, जिसके आधार पर वाइसरॉय लॉर्ड कैनिंग ने क्या किया, भारत में विभागीय प्रणाली यानी पोर्टफोलियो सिस्टम की शुरुआत की। कैनिंग ने विभिन्न विभाग भिन्न भिन्न सदस्यों को दे दिए और उस विभाग के प्रशासन के लिए उन्हें उत्तरदायी बना दिया। अकाउंटेबिलिटी बहुत जरूरी है भाई, क्या अकाउंटेबिलिटी। अब जब आप एथिक्स पढ़ रहे होंगे वहां पे ये शब्द बार बार सुनेंगे आप, अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। इस प्रकार भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। क्वेश्चन बनेगा, यूपीएससी क्वेश्चन पूछेगा कि किस अधिनियम से भारत में मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ी। आंसर भारत परिषद अधिनियम 1861। देखो मंत्रिमंडलीय जो व्यवस्था है ना, पोर्टफोलियो सिस्टम शुरू कर दिया ना कैनिंग ने, हर एक आदमी को अलग अलग काम दे दिए। वित्त का काम किसी को दे दिया, कहा कि ये विभाग आपके नीचे, ये आप इसके हेड, आप उत्तरदायी, क्या आप उत्तरदायी होंगे। रक्षा का काम किसी को दे दिया, आप उत्तरदायी होंगे। अलग अलग काम जो मोटे मोटे जो पूरे देश के लिए जो काम होते हैं वो दे दिए। इतना समझ में आ गया। आज भी तो यही है, निर्मला सीतारमण हमारी क्या है, वित्त मंत्री है। माना वित्तीय अस्थिरता आ जाती है देश में तो कौन अकाउंटेबल होगा, किनको बोला जाएगा, वित्त मंत्री को बोला जाएगा। किसको बोला जाएगा, वित्त मंत्री को बोला जाएगा। अगर रक्षा के संबंध में कुछ गड़बड़ हो जाती है तो किसको बोला जाएगा, रक्षा मंत्री को बोला जाएगा। गृह संबंधी अगर कोई दिक्कत हो जाती है तो गृह मंत्री को बोला जाएगा। तो ये जो आज आपको ऐसे दिख रहे हैं मंत्रालय, ये यहाँ पे इसकी नींव पड़ गई है और मंत्रिमंडलीय व्यवस्था की नींव पड़ चुकी है 1861 के भारत परिषद अधिनियम में। याद हो गया, ठीक है। अगला, गवर्नर जनरल भारत की शांति, सुरक्षा व ब्रिटिश हितों के लिए परिषद की बहुमत की उपेक्षा कर सकता था और करना भी पड़ता है ऐसा। क्या, भारत की शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के लिए परिषद की बहुमत की उपेक्षा कर सकता था। आपको पता है कि गवर्नर जनरल इन काउंसिल में वोटिंग होती थी, क्या होती थी, वोटिंग होती थी। उस आधार पर गवर्नर जनरल को निर्णय देना पड़ता था अपना। लेकिन अगर भारत की शांति की बात होगी और वोटिंग बहुमत ये होगा कि नहीं जी ऐसा करना, और गवर्नर जनरल को, वाइसरॉय को लगता है कि नहीं ये गलत बोल रहे हैं सारे के सारे, तो उपेक्षा कर सकता था। दूसरा, अगर कहीं पर भारत की सुरक्षा की बात होगी और परिषद चाह रही है कि नहीं जी नहीं, जैसे फ्रांसीसियों ने किया, डुप्ले को वापस बुला दिया। क्या कर दिया, सबसे बड़ी भूल थी फ्रांसीसियों की। अगर डुप्ले यहाँ पर रहता इतिहास कुछ और होता, पर शोषण के शिकार फिर भी होते हम। अगर अंग्रेजों के ना होते तो फ्रांसीसियों के होते। तो मैंने कहा कि परिषद ने बोला कि नहीं ऐसा करना है, उसकी वजह से भारत की सुरक्षा खतरे में पड़ रही, तो गवर्नर जनरल वाइसरॉय क्या कर सकता, उनकी राय को ठुकरा सकता था। या परिषद बोल रही है कि जी ऐसा करना है, उससे ब्रिटिश हित क्या हो रहे हैं, प्रभावित हो रहे हो, तो भी वाइसरॉय क्या कर सकता था, उसको तो टुकड़ों में पढ़ा करो। जब टुकड़ों में पढ़ोगे, 3 टुकड़े पढ़े हमने, तो अब आप उसको एक साथ याद कर सकते हो। शांति, सुरक्षा और ब्रिटिश हितों के संबंध में अगर परिषद ने कोई बहुमत दे दिया है, पूरी परिषद एक तरफ है, गवर्नर जनरल वाइसरॉय एक तरफ है, तो वाइसरॉय अपनी चला सकता था। इतना समझ में आया। वीटो बोल सकते हैं इसे, क्या बोल सकते हैं, वीटो। मैं मना करता हूं, मैं नहीं कर रहा साइन, है ना। गवर्नर जनरल को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बगैर अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्रदान किया गया। बड़ा इंपॉर्टेंट भैया, क्या, अध्यादेश, जिसको ऑर्डिनेंस बोलते हैं। ऑर्डिनेंस के 2 मतलब होते हैं। एक मतलब होता है आयुध, कि जी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है उत्तराखंड में,
रायपुर, रायपुर बोलेंगे। देहरादून तो बड़ा हो गया ना, रायपुर में बोलेंगे। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री कहाँ है? रायपुर में। वो हो गया आयुध, गोला बारूद। क्या एक ऑर्डिनेंस हो गया। जैसे हमारे राष्ट्रपति के पास भी अधिकार है, हमारे राज्यपालों के पास भी अधिकार होता है। तो जैसे हम आर्टिकल 1, 2, 3 पढ़ते हैं कि पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू प्रमलगेट ऑर्डिनेंस और लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी राष्ट्रपति की विधायी शक्ति लिखा होता है आर्टिकल 1, 2, 3 में, लेकिन जब उसे खोल के पढ़ेंगे आप तो राष्ट्रपति की अध्यादेश जारी करने की शक्ति क्या होता है, उसमें लिखा होता है कि संसद का सत्र न चल रहा हो, जब संसद सत्र में न हो। संसद सत्र में न हो का मतलब होता है कि लोकसभा का सत्र चल रहा है लेकिन राज्यसभा का नहीं चल रहा है, या राज्यसभा का चल रहा है लोकसभा का नहीं चल रहा है, या दोनों का नहीं चल रहा है। 3 कंडीशंस होती हैं। क्या होती हैं? तो जब संसद का सत्र न चल रहा हो और राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो जाए, अब कैसे प्रतीत होगा राष्ट्रपति को? कि राष्ट्रपति को ऐसा प्रतीत हो जाए कि देश में कानून लाने की आवश्यकता है, तो राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। क्या कर सकता है? ठीक है जी, अध्यादेश जारी कर सकता है। पर राष्ट्रपति को प्रतीत कैसे होगा ऐसे? क्या वो राष्ट्रपति भवन में चाय पीते पीते महसूस होगा उन्हें कि एक कानून लाना चाहिए, या अखबार पढ़ते पढ़ते महसूस होगा उन्हें? अरे कैबिनेट बताएगी उन्हें भाई। कौन बताएगी? कैबिनेट बताएगी कि महामहिम। अच्छा, इसका दुरुपयोग भी होता है कभी कभी है। विपक्ष ज्यादा हंगामा ना करे इसलिए क्या करते हैं, इंतजार करते हैं संसद के किसका, सत्रावसान का। अब बोला जाता है कि सत्र नहीं चल रहा है और क्या कीजिए महामहिम आप ये लेके आ जाइए कानून, बाद में हम इसको अनुमोदन कर देंगे और ये एक्ट बन जाएगा। एक आसान तरीका ये होता है, लेकिन लोकतंत्र में ये तरीका अच्छा नहीं माना जाता है। क्या नहीं माना जाता? लोकतंत्र में वही तरीका अच्छा माना जाता है कि संसद में वो आए, उस पर हंगामा हो, उसमें विरोधी क्या करें, जो विपक्ष है वो क्या करे, विरोध करे, उसकी कमजोरियों को गिनाए बताए, और जब पूरा वो हो जाए उसके बाद वोटिंग हो और तब जाके वो एक्ट बने, वो अच्छा माना जाता है हमेशा। इतना समझ में आ गया? तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति 1, 2, 3 राष्ट्रपति की। ठीक है, संसद सत्र में नहीं है, राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी कर दिया। एक्ट का और अध्यादेश का प्रभाव एक जैसा होता है, कानून का और अध्यादेश का प्रभाव क्या होता है, एक जैसा होता है। यानी लोकसभा ने पास किया, राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने साइन किया, एक्ट बन गया, उसका प्रभाव। और संसद सत्र में नहीं है, राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी कर दिया, उसका प्रभाव एक जैसा होता है। अंतर क्या होता है कि अध्यादेश की जो उम्र होती है वो कम होती है थोड़ा। क्या होती है? अल्पायु होता है अध्यादेश। क्या होता है? 6 माह होती है उसकी आयु। कितनी? और 6 माह से पहले कभी भी जब सत्र बैठेगा संसद का, तो 6 सप्ताह के अंदर यानी 42 दिन के अंदर उसका अनुमोदन होना आवश्यक है। क्या है? उसका अनुमोदन होना आवश्यक है संसद के द्वारा। और इसमें भी ध्यान रखना कि हमने कहा 42 दिन के अंदर, अब 42 दिन कहां से गिनेंगे? माना लोकसभा का सत्र शुरू हो गया आज से, तो क्या लोकसभा से गिनेंगे? राज्यसभा का नहीं हुआ अभी। राज्यसभा का जब सत्र शुरू होगा तो वहां से, मतलब दूसरे सदन का सत्र जहां से शुरू होता है वहां से गिनते हैं। तो 42 दिन के अंदर वो क्या होना चाहिए? ओके होना चाहिए। जैसे ओके होगा वो एक्ट बन जाएगा। क्लियर हो गया? 1, 2, 3 राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 2, 1, 3 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति। किसकी? वहां पर भी लगभग ऐसा ही होता है। इतना समझ में आ गया? ठीक। और एक और कोई अध्यादेश जारी करता है कहीं पर? क्या संविधान के भाग किसमें 8 में संघ शासित प्रदेश है? संघ शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है। क्या दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर भी अध्यादेश जारी कर सकता है? और अगर कर सकता है तो उसके लिए कौन सा आर्टिकल है? ये आपके लिए प्रश्न है। क्या है? लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, यानी पावर ऑफ प्रमलगेट ऑर्डिनेंस बाय द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली, कोई आर्टिकल है ऐसा?
जल्दी बताएं। कोई आर्टिकल नहीं है, और अगर मैंने निकाल दिया तो 239 क्या ए है, क्या है 239 डबल ए, कंफर्म। हाँ 239 ए, चेक करो भाई आर्टिकल 239 ए क्या बोलता है। grants special status to the Union Territory of Delhi as national capital with regards to its administrative and legislative functioning. नहीं, ऑर्डिनेंस पूछ रहा हूं मैं। Is the constitutional provision dealing with the National Capital Territory of Delhi, the ordinance in question, the Government of National Capital Territory Amendment Ordinance 2023, take away the power of NTCT over the subject of services? नहीं वाले कि मुझे पावर ऑफ लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ दिल्ली, नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली टू परमलगेट ऑर्डिनेंस, कोई ऐसा आर्टिकल है? चलो इसे बेयर एक्ट में देख लेंगे अभी, ठीक है। 123 213 आपने याद करना, 123 राष्ट्रपति का और 213। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो अध्यादेश जारी करने वाली जो शक्तियां दिख रही हैं आपको, ये आपको भारत परिषद अधिनियम 1861 में सबसे पहले दिखाई देती हैं कि गवर्नर जनरल और वाइस रॉय को संकटकालीन दशा में विधान परिषद की अनुमति के बिना अध्यादेश जारी करने की शक्ति मिल गई, अधिकार मिल गया। इतना क्लियर हो गया? ठीक है। फिर अगला पॉइंट क्या बोलता है? मद्रास एवं बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। बाद में इसी एक्ट के अधीन बंगाल, उत्तर पश्चिमी प्रांत और पंजाब क्रमशः 1862, 1886, 1897 ईस्वी में विधान परिषदों की स्थापना हुई। अब यहां से क्या क्वेश्चन पूछेगा बंगाल में विधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1862। पूछेगा उत्तर पश्चिमी प्रांत में विधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1886। पूछेगा पंजाब में विधान परिषद की स्थापना कब हुई? 1897। इस पॉइंट को फिर समझा देता हूं कि मद्रास एवं बंबई की सरकारों को, जो कि बहुत पहले छीन लिया था ना कानून बनाने का अधिकार, है ना, मद्रास और बंबई की सरकारों को पुनः कानून बनाने तथा उसमें संशोधन करने का अधिकार दिया गया। क्या दिया गया? अधिकार दिया गया। प्रांतीय परिषदों द्वारा बनाया गया कानून गवर्नर जनरल की अनुमति के बाद ही वैधता को प्राप्त होता था। वैध तभी माना जाता था जब गवर्नर जनरल उसमें क्या करता था? अनुमति देता था। ठीक है। अगला पॉइंट इसमें आता है कि गवर्नर जनरल की परिषद सप्ताह में एक बार बैठक करती थी, जिसकी अध्यक्षता कौन करता था? वाइसरॉय करता था। कौन करता था? वाइसरॉय करता था। ठीक है। अब इसके बारे में अगर हम थोड़ा सा देखें कि संवैधानिक विकास में 1861 का क्या है, क्या महत्व है, तो इसमें पहला पॉइंट जो निकल के आएगा, पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया इस एक्ट के माध्यम से। क्या किया गया? पहली बार विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया भारत परिषद अधिनियम 1861 से। ठीक है। क्योंकि पहली बार गैर सरकारी सदस्यों की नियुक्ति हुई थी। कथन कारण में पूछेगा। क्या करेगा? कथन कारण में पूछेगा कि भैया 1861 के अधिनियम से पहली बार भारतीयों को विधि निर्माण में, मतलब विधि निर्माण में भारतीयों का सहयोग लिया गया। कथन बिल्कुल ठीक है। कारण में सिर्फ इतना लिखा होगा क्योंकि 1861 जो भारत परिषद अधिनियम है उसमें गैर सरकारी सदस्यों की भी नियुक्ति का प्रावधान था। कथन कारण दोनों सही, कारण कथन की पुष्टि कर रहे हैं। और गैर सरकारी सदस्य कौन? भारतीय। उसमें अधिकतर कौन होते थे? भारतीय। इसके द्वारा बंबई और मद्रास प्रांतों को विधि निर्माण करने की शक्ति दोबारा प्राप्त हो गई। दूसरा जो विशेषता है इस अधिनियम की कि बंबई और मद्रास को विधि निर्माण करने की शक्ति दोबारा से प्राप्त हो गई। अन्य प्रांतों में भी ऐसी विधान परिषदें स्थापित करने की व्यवस्था की गई। इसलिए बोल सकते हैं कि इस अधिनियम के ने केंद्रीयकरण के स्थान पर विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की। अब यहां पर मैं यहां से क्वेश्चन पूछता, डिसेंट्रलाइजेशन के दर्शन कहां पर होते हैं? हमें किस अधिनियम में विकेंद्रीकरण की नीति की शुरुआत की जाती है? आंसर भारत परिषद अधिनियम
1861। क्या? भारत परिषद अधिनियम 1861 में विकेंद्रीकरण की नीति का प्रारंभ होता है। और केंद्रीकरण की नीति का कहां पर पढ़ा था हमने वहां पर पढ़ा था 1833 में, जब बोला जाता है कि बंगाल का गवर्नर को संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है, तो वहां पर होती है सेंट्रलाइज्ड केंद्रीकरण की नीति। और यहां पे हमें क्या दिखाई दे रही? विकेंद्रीकरण की नीति। डिसेंट्रलाइज नहीं दिख रही आपको? डिसेंट्रलाइज ऐसे लग रही है कि बंबई को अपनी विधि बनाने की, मद्रास को अपनी विधि बनाने की शक्ति दी जा रही है कि नहीं दी जा रही है? तो जब हम पावर्स को बांटते हैं तो उसी को विकेंद्रीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? और जब कहते हैं कि नहीं भाई सारा काम मैं ही करूंगा, मैं ही पढ़ाऊंगा सारा, दैट इज सेंट्रलाइज। दैट इज ये मैं एग्जाम्पल पहले दे चुका हूं। ठीक है, चलिए भाई। उसके बाद आते हैं 3 छोटे छोटे अधिनियम आते हैं। एक को बोलते हैं 1873 का अधिनियम। क्या बोलते हैं? अच्छा, पहले आता है 1865 का अधिनियम। क्या आता है? फिर आता है 1869 का अधिनियम, फिर आता है 1873 का अधिनियम, फिर आता है 1876 का अधिनियम। कितने अधिनियम आते हैं? 4 आते हैं, छोटे छोटे। हल्का हल्का बता देता हूं, क्या पता कभी वहां से प्रश्न पूछ ले। 1865 का जो अधिनियम है उसमें गवर्नर जनरल के विधायी अधिकारों में वृद्धि की जाती है। गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों और प्रांतों की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा नियत करने और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने एक बार पढ़ लिया, 3-4 बार सुनना, आपको समझ में आ जाएगा कि गवर्नर जनरल को प्रेसिडेंसियों तथा प्रांतों, प्रोविंसेस की सीमाओं को उद्घोषणा द्वारा प्रोक्लेमेशन द्वारा नियत करने और उसमें परिवर्तन करने का अधिकार दिया जाता है। बस इतना ही काफी है। फिर आता है 1869 का अधिनियम। इस अधिनियम द्वारा गवर्नर जनरल को विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार दिया जाता है। क्या दिया जाता है? विदेश में रहने वाले भारतीयों के संबंध में कानून बनाने का अधिकार 1869 के अधिनियम से दिया जाता है गवर्नर जनरल को। क्लियर हो गया? एक और अधिनियम आता है 1873 का, छोटा सा अधिनियम है। इस अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया जाता है कि किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। वो देखो जो 1600 में बनी थी, ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, गवर्नर जनरल है, क्या था वो, लंबा सा नाम। ईस्ट इंडिया कंपनी का पूरा नाम क्या था? गवर्नर एंड मर्चेंट, क्या था? ट्रेड इनटू द ईस्ट इंडीज, गवर्नर, हाँ, द गवर्नर एंड कंपनी ऑफ मर्चेंट्स ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज। कब बन गई थी? अब जाके खत्म होगी भाई ये। फिर मैं यहां से क्वेश्चन पूछता जरूर कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कब समाप्त किया गया? तो देखो 1873 के अधिनियम से। किससे भाई? 1773 तो याद है ना आपको, रेगुलेटिंग एक्ट। उसके 100 साल बाद 1873 का एक अधिनियम आता है। उसमें बोलता है कि इस अधिनियम द्वारा किसी भी समय ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है? अब अधिकार मिल गया, अब भंग करेंगे। तो 1 जनवरी 1874 को ईस्ट इंडिया कंपनी को औपचारिक रूप से भंग कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कब? 1 जनवरी, न्यू ईयर वाले दिन। हैप्पी न्यू ईयर, है ना? न्यू ईयर वाले दिन 1874 को, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के 101 साल बाद उसको भंग कर दिया जाता है ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्लियर है? याद हो गया? ठीक है। उसके बाद आता है एक शाही उपाधि अधिनियम 1876। क्या आता है? यहां से बार बार क्वेश्चन बनता है भैया। कहां से? ये भले ही छोटा है, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। क्या? देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। पूछता है 1876 की, ऐसे पूछता है किस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम भी कहा जाता? तो आंसर 1876 के अधिनियम को। यह पूछेगा शाही उपाधि अधिनियम कब पारित हुआ, तब आपने बोलना 1876 में पारित हुआ। कब हुआ? 1876 में पारित हुआ। हो गया याद? ठीक है। आपको मैं थोड़ा सा याद करने के लिए बता देता हूं कि जो एक वो सुना है आपने, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, लघु संविधान, किसको बोलते हैं?
42वें संविधान संशोधन अधिनियम को बोलते हैं। इतने सारे चेंजेज लेके आएंगे, इंदिरा गांधी जी का काल था तो 42वां संविधान संशोधन हुआ, वो 1976 में हुआ। कब हुआ? ठीक 100 साल पहले शाही उपाधि अधिनियम 1876 क्या हुआ था? यानी 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976, यानी जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, उसके ठीक 100 साल पहले 1876 में एक शाही उपाधि अधिनियम आया था। इस अधिनियम में क्या किया गया? औपचारिक रूप से भारत सरकार को ब्रिटिश सरकार को अंतरण कर दिया गया। बोला गया कि अब भारत सरकार जो है वो ब्रिटिश सरकार को ट्रांसफर हो गई है। किसको हो गई है? गवर्नर जनरल की परिषद में 6ठे सदस्य की भी नियुक्ति की गई इसमें। ये इंपॉर्टेंट है। अभी तक कितने पढ़े थे हमने? 5। अब मैं फ्लैशबैक में बार बार नहीं जाऊंगा कि पहले 4, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर अब 6ठा। और ये था PWD। ये कौन था? लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया इस 6ठे सदस्य को। क्या सौंपा गया? पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट का काम सौंपा गया। PWD सुना है आपने? है? जब आप पहाड़ में जा रहे होते हो ना, जगह जगह लिखा होता है जो जल्दी में थे वो चले गए। कहाँ चले गए? ऊपर। तो जैसे वो जो सेइंग है ना, जो जल्दी में थे वो चले गए, तो भाई ऐसी कंपटीशन भी होता है। ये लॉन्ग टर्म प्रिपरेशंस होती हैं। तो जो जल्दी में थे ना, मतलब वो नहीं आते हो 15 दिन पहले कि जी मेरा 15 दिन बाद पेपर है, निकलवाओ जल्दी। अरे भाई कैसे निकलवाओ? कोई घड़ा थोड़ा है सिर्फ कि मैं अपने ज्ञान उड़ेल दूं और आपका क्या 15 दिन में पेपर निकल जाए। हाँ, 1 लाख में कोई हो सकता है, एक व्यक्ति जिस पर प्रभु की क्या हो, असीम कृपा हो, वो जाए और आंख बंद करके गोले लगाए। वैसे तो नहीं होगा, ऐसा ना हुआ है, और क्या पता होता होगा, किसी पे कृपा होती होगी। ठीक है, तो भाई 1 महीने में 15 दिन में पेपर नहीं निकलते हैं। एक थोड़ा लंबा अध्ययन करना पड़ता है। आपने अपने ग्रेजुएशन को 3 साल दिए, पीजी को 2 साल दिए, तो कंपटीशन को 1 साल तो देना पड़ता है कम से कम। कितना? 1 साल। ठीक है, और ऐसे नहीं कि खाली इंस्टीट्यूट आ गए, ये तो खाली 3-4 घंटे की यहाँ की पढ़ाई है। उसके बाद इसका डबल कम से कम आपने घर में पढ़ना है। कितना? गुणा 2 कर देना, तो अब गुणा 3 करोगे तो जल्दी निकलोगे, अब गुणा 4 करोगे तो अभी 16 ही घंटे तो हुए, 4 चौको 16। अरे क्या बात कर रहे हो? अच्छा, किसे बोलते हैं 16 घंटे 18 घंटे पढ़ना? हर समय किताब खोल के थोड़े पढ़ना है। किताब खोल के पढ़ने को पढ़ना नहीं बोलते हैं। 16 घंटे की पढ़ाई मतलब 18 घंटे की पढ़ाई का मतलब ये होता है कि आप चाय पी रहे हैं, क्या कर रहे हैं, और अचानक आपको याद आया कि भाई हमने एक पॉइंट पढ़ा था कि PWD में मन में सोचना है, ऐसा उसको भी पढ़ाई कहते हैं कि यार पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट सौंपा गया था एक 6ठे व्यक्ति को, वो किस अधिनियम में सौंपा गया था, और याद ही नहीं आ रहा। 5 मिनट तक दिमाग पे जोर लगाया, और फिर उसके बाद आपने फिर किताब खोली और उसमें देखा शाही उपाधि अधिनियम 1876 में पढ़ा था हमने। क्या किया था? फिर खाना खा रहे हैं आप, डिनर हो रहा है आपका, फिर उसी प्रश्न को दोबारा क्या किया आपने? फिर रिकॉल किया। माता जी ने पूछा खाना कैसा है, आपने कहा शाही उपाधि अधिनियम 1876। क्या? और माता जी ने कहा कि बच्चा क्या हो चुका है, आउट ऑफ कवरेज एरिया, है ना, उसको पढ़ाई कहते हैं। यानी आपके दिमाग में जब पढ़ाई घूमती है, 18 घंटे किताब खोल के बैठे हुए और ख्वाबों ख्यालों की दुनिया में खोए हुए, है ना, टेंशन हो रखी कि उसने मुझे आज ऐसा कहा, उसने वैसा कहा, और उस सीरियल में ऐसा हुआ, तो उसको नहीं कहते पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब किसी भी चीज से कनेक्शन तोड़ना है। सबसे पहले हर चीज से कनेक्शन तोड़ना। ये थोड़ा कि बगल में मोबाइल रखा हुआ, इंस्टाग्राम पे टनिंग बजा और आपने देखा ओहो ऐसा, इसको नहीं बोलते हैं पढ़ाई। पढ़ाई का मतलब इन दिव्यास्त्रों का प्रयोग, आपको अगर आपने नाटक देखे होंगे तो बोला गया था कि दिव्यास्त्रों का प्रयोग अच्छी जगह पे करना है। कहाँ पे करना है? तो ये जो मोबाइल है ये दिव्यास्त्र है, इसका प्रयोग अच्छी जगह पे करना है। ये नहीं कि बगल में रखा हुआ इंस्टाग्राम भी देख रहे, फेसबुक भी देख रहे, और एक वो और आता है जिसमें अजीब अजीब सी फोटोएं बनती है, स्नैपचैट भी कर रहे, अन्य देशों की कंपनियों को क्या कर रहे हो आप, समृद्ध कर रहे हो, अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो। इसको नहीं बोलते हैं पढ़ाई। साधक बनना पड़ता है भाई। क्या बनना पड़ता है? साधक बनना पड़ता है। कोई भी बुरी चीज नहीं सोचनी है, कोई भी बुरी चीज नहीं खानी है। मनसा वचना कर्मणा
ना मन से, ना वचन से और ना ही कर्म से। समझ में आया? किसी की बुराई सोचनी नहीं है। ये नहीं सोचना है कि भाई मैं बन जाऊंगी जब तो तब बताऊंगी या बताऊंगा, ये नहीं। आप इसलिए नहीं बन रहे हैं। आप किस लिए बन रहे हैं? अपने लिए नहीं बन रहे हैं, देश के लिए, प्रदेश के लिए बन रहे हैं। किसके लिए बन रहे हैं? सेवा करनी है। और अगर सेवा का भाव है तो ही इस क्षेत्र में आइए। समझ में आया? पावर्स के लिए नहीं होती हैं ये चीजें। चलो जी, तो गवर्नर जनरल की परिषद में 6ठे सदस्य की नियुक्ति की गई, जिसे लोक निर्माण विभाग का कार्य सौंपा गया। क्लियर हो गया? ठीक है। 28 अप्रैल 1876 को एक घोषणा के द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया। क्या कर दिया गया? क्वेश्चन पूछेगा, महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी कब घोषित किया गया? आंसर 28 अप्रैल 1876 को। 28 अप्रैल। और किस एक्ट से? शाही उपाधि अधिनियम 1876। क्लियर हो गया? तो ये जितना छोटा है उतना ही खतरनाक है। यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कृपया इसको ढंग से, जो देखो, अब वो किस्मत वाली बात है। मैंने कहा 1865 का अधिनियम इंपॉर्टेंट नहीं है। अब किस्मत खराब होगी तो वहां से क्वेश्चन बनेगा। पर जो ज्यादा संभावना है, जो ज्यादा प्रोबेबिलिटी है, हम लोग भी प्रायिकता पर चलते हैं। किस पर चलते हैं? प्रायिकता का प्रयोग करते हैं हम, कि प्रोबेबिलिटी जो ज्यादा है वो किसकी है? शाही उपाधि अधिनियम से प्रश्न बनने की है। या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी को, अगर मेरे जैसा व्यक्ति पेपर बनाएगा तो मैं यही पूछूंगा, ईस्ट इंडिया कंपनी को कब भंग किया गया औपचारिक रूप से? आंसर 1 जनवरी 1874। ठीक है, अगला। अब आता है भाई 1892 का अधिनियम, भारत परिषद अधिनियम 1892। 1857 की क्रांति हो चुकी थी, बहुत पहले। शिक्षा का प्रसार हो चुका था, हुआ था। वुड डिस्पैच आ गया था 1854 में। हंटर कमीशन आ गया था। तरह तरह के कमीशनों के माध्यम से क्या हो रहा था? क्या हो रहा था? प्रचार प्रसार चल रहा था शिक्षा का। हाँ जी, हाँ। जब 1 घंटा हो जाएगा तो बता देना। शिक्षा का प्रसार हो चुका था। भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना आ चुकी थी। क्या आ चुकी थी? भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना आ चुकी थी। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। क्या हो चुकी थी? बता रखा मैंने, लॉर्ड डफरिन, डफर बोलना आपने। डफरिन के समय में एलन ऑक्टेवन ह्यूम। मैंने पूछा था आपसे, शिमला का सन्यासी बोलते हैं क्या उसको? बोलते हैं ना, एलन ऑक्टेवन ह्यूम को। एक सेवानिवृत्त अंग्रेज था, ये आईसीएस था पहले, बाद में ये रिटायर हो चुका था। इसने क्या किया? कांग्रेस की स्थापना की। क्या की? ठीक है, कांग्रेस की स्थापना हो चुकी थी। इल्बर्ट बिल विवाद हो चुका था। इल्बर्ट बिल विवाद ने बड़ा गहरा क्या किया? छाप छोड़ी भारतीयों के मस्तिष्क पर। दरअसल हुआ क्या, लॉर्ड रिपन के समय में क्या हुआ था? लॉर्ड रिपन के समय में एक कानून आया कि भाई जो यूरोपीय अपराधी हैं उनका निर्णय भारतीय न्यायाधीश भी कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? अरे भाई, यूरोपियों ने तो बवाल कर दिया, जैसे बोलते हैं। अंग्रेजों ने, यूरोपीय मतलब अंग्रेज, फ्रांस, जो भी हैं, उन्होंने कहा भारतीय न्यायाधीश हमारा न्याय करेगा। लिख लिख के, साइन कर करके, और क्या का मतलब जो तरीके होते हैं, शांतिपूर्ण तरीके होते हैं, वहीं से तो सीखा कांग्रेस ने कि होता क्या है, कैसे अपनी मांगों को कैसे मनवाना है। आप लोग बोलते हो ना कि लिख के कुछ नहीं होता है, धरना देने से कुछ नहीं होता है। बहुत कुछ होता है भाई। सरकारें हिल जाती हैं। क्या होती हैं? अगर आपकी सही मांग है और आप अगर धरने पर बैठ गए, या आपने लिख लिख के, और आजकल वो एक नया ट्रेंड आया, हैशटैग। क्या करते हो आप लोग? ट्विटर पे हैशटैग करके, बहुत फर्क पड़ता है इस चीज का। ठीक है, तो लिख लिख के बाद में क्या हुआ? इल्बर्ट बिल विवाद में चेंज करना पड़ा उन्हें अपना। ये करना पड़ा कि भाई अब हमने तो बोल दिया भारतीय न्यायाधीश करेंगे, अब ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि भारतीय न्यायाधीश नहीं करेंगे। पर उन्होंने संख्या नियत की, भारतीय न्यायाधीशों की संख्या कम और यूरोपियों की ज्यादा। इसका मतलब यह था, भारतीयों की समझ में यह आया कि अगर कोई यूरोपीय अपराधी है वो भारतीय न्यायाधीशों से ऊपर है। मतलब हम कितना भी पढ़ लें, हम जज बन गए, लेकिन वो अपराधी कह रहा कि हमें आपसे न्याय नहीं करवाना है। ये तो बड़ा दिक्कत वाली बात थी। तो इल्बर्ट बिल विवाद हो चुका था भाई, हुआ था। भारतीयों को प्रशासन तथा विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व देने की मांग उठ रही थी। किसमें? एडमिनिस्ट्रेशन में और विधि निर्माण में और अधिक प्रतिनिधित्व, रिप्रेजेंटेशन देने की बात, मांग उठ रही थी। ठीक है।
और क्या हो रहा था? तो मोटे मोटे ये मैंने बता दिया आपको। मेंस जब लिखते हैं ना, यहीं से स्टार्ट करते हैं कि ये घटनाएं हुई, इसलिए भारत परिषद अधिनियम 1892 क्या करना पड़ा, लाना, पारित करना पड़ा। ठीक है, एक बड़े अधिनियम के कई साल बाद आया है, छोटे छोटे अधिनियम आए, वो मैंने बता दिया आपको। तो लगभग 61 से 92, 31 साल होते हैं। 31 साल बाद एक बड़ा अधिनियम आया। ठीक है, क्या कहा है इसमें? इसमें कहा केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा, केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के अतिरिक्त, यानी नामजद, नॉमिनेटेड, अतिरिक्त मतलब नॉमिनेटेड सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय व्यवस्थापिका सभा के सदस्यों की संख्या कम से कम 10 और अधिक से अधिक 16 निश्चित की गई। इनमें 10 सदस्यों का गैर सरकारी होना आवश्यक था। क्या था? गैर सरकारी होना आवश्यक था। दूसरा, प्रांतों में भी व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी तथा कुल सदस्यों की संख्या में वृद्धि कर दी गई। बंबई और मद्रास में न्यूनतम 8 और अधिकतम 20, बंगाल में 20, उत्तर पश्चिम प्रांत में यह संख्या 15 निश्चित की गई। यहां से कम संभावना होती है प्रश्न बनने की, पहले वाले पॉइंट से ज्यादा संभावना होती है। 10 और 16 याद रखना आपको। जो आंसर होगा आपको वो क्या होगा? कम से कम 10, अधिक से अधिक 16। किसमें? केंद्रीय व्यवस्थापिका में। ठीक है, फिर निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम की सबसे प्रमुख विशेषता है। क्या? निर्वाचन पद्धति। लेकिन ये निर्वाचन ऐसे नहीं हो रहा जैसे आप लोग जाते हो वोटिंग कार्ड 18 साल का कोई भी चला गया वोट डाल ले, नहीं। निर्वाचन था, लेकिन कुछ विशेष लोग ही निर्वाचन में भाग ले सकते थे, कुछ विशेष क्वालिफिकेशन वाले लोग ही भाग ले सकते थे। इतना क्लियर हो गया? निर्वाचन पद्धति का आरंभ किया जाना इस अधिनियम का एक महत्वपूर्ण विशेषता है। प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य नगर पालिका, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय तथा वाणिज्य मंडल द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किए जाते थे। अब ये इलेक्शन में भाग कौन लेता था? प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्य। प्रांतीय परिषदों के, जैसे आज विधानसभाएं होती है ना, तो विधानसभा में एमएलए कौन, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली कौन चुनता है? आप चुनते हो। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नगर पालिकाएं, जिला बोर्ड, विश्वविद्यालय और वाणिज्य मंडल ये चुनते थे प्रांतीय परिषदों के गैर सरकारी सदस्यों को, और वो भारतीय होते थे। कौन होते थे? गैर सरकारी सदस्य कौन होते थे? भारतीय। इतना समझ में आ गया? और अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। कैसे चुने जाते थे? अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते थे। इन्हें मनोनीत सदस्य भी कहा जाता था। क्या कहा जाता? परिषद के अधिकारों में वृद्धि की गई तथा भारतीय सदस्यों को बजट पर बहस करने, अब फिर देखो भाई ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बजट पर बहस करने और प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। देखो ये जिनके पास कुछ था ही नहीं, अब वो बजट पर बहस कर सकते थे, प्रश्न पूछ सकते थे, किंतु मतदान करने और काउंटर क्वेश्चनिंग करने का अधिकार नहीं था इनको। प्रश्न पूछ सकते थे, क्या कर सकते थे? बहस कर सकते थे, लेकिन मतदान नहीं कर सकते थे। तो क्या बिना मतदान के कोई, मैं आपको सांसद बना दूं और आपको बोलूं मैं कि आप संसद में जाओ, आप बहस भी कर सकते हो और क्या कर सकते हो? क्या? प्रश्न पूछ सकते हो, पर आप मतदान नहीं कर सकते। तो आपकी वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, नथिंग। बट उस जमाने में इतना मिल गया, बहुत था। ये शुरुआत हो रही थी। अब आगे वाले एक्ट में पढ़ेंगे हम कि बहस करने, मतदान, बहस करने, प्रश्न पूछने और मतदान करने का भी क्या मिल गया? अधिकार मिल गया। और अभी जो प्रश्न पूछने का अधिकार है ना, उस पे भी कई दिन पहले बताना पड़ता था कि मैं जी 30 दिन बाद आपसे ये प्रश्न पूछूंगा। वो तो भाई मतलब इतने 30 दिन में वैसे बोल रहा हूं, देखना पड़ेगा कितने दिन पहले बताना पड़ता था अध्यक्ष को कि भाई मैं प्रश्न पूछूंगा अभी इतने दिनों बाद। तो क्या फायदा ऐसे? ये तो कोई वो नहीं हुआ, अधिकार नहीं हुआ। बट फिर भी उस जमाने में इतना अधिकार मिल गया, ये बड़ी चीज थी। सदस्यों को बजट पर बहस करने, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, किंतु मतदान करने या अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। अब 1892 के अधिनियम को अगर हम देखें, थोड़ा 1861 से ज्यादा प्रगतिशील है। ये क्या है? 1861 के अधिनियम से थोड़ा ज्यादा पावर्स क्या आ गई हैं? मिल गई हैं। अगले वाले 1909 में और ज्यादा पावर्स मिलेंगी। क्या होंगी? और ज्यादा पावर्स मिलेंगी। उस समय तक केंद्र और प्रांतों में सरकारी बहुमत रखा गया था।
तथापि व्यवस्थापिका सभाओं के भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी। भारतीय सदस्यों की संख्या में वृद्धि हुई थी, ये खास ध्यान देना है आपने। सदस्यों के अधिकारों में भी कुछ वृद्धि की गई और सदस्यों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। सदस्यों को प्रश्न पूछने और बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया, परंतु उक्त सुधार भारतीयों की उग्र राष्ट्रीयता की भावना को संतुष्ट न कर सके। लास्ट में देना पड़ता है, अगर माना ये एक्ट पूछ लिया आपसे, क्या पूछ लिया, तो लास्ट में आपको ये लिखना पड़ेगा कि संतुष्ट नहीं हुए भारतीय। अब फिर आएगा 1909 का एक्ट, मेरे ख्याल से कितना हो गया।